हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति भारतीय मूल के थे जिनको चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑप्शन है आपके पास हरगोविंद खुराना, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जगदीश चंद्र बसु। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है ये भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, और इनको जो है 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका के लिए चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि दुनिया का जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। ऑप्शन है आपके पास सुंदरवन, कोरिंग पूर्व, मुथुपेट या फिर मालवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरवन है ना, ये ना केवल भारत का बल्कि विश्व का भी जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव का वन है। और दोस्तों ये जो है करीब आपके 2114 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और अब अगर बात करें कि ये मैंग्रोव होते क्या हैं, तो देखिए दोस्तों, जो आपके खारा पानी होता है ना, यानी कि जो लवण युक्त जल होता है, उसके पास में जो है पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसी को जो है मैंग्रोव कहा जाता है। और दोस्तों अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है इसका नाम सुंदरवन क्यों रखा गया, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एरिया है ना पश्चिम बंगाल का, तो इसमें जो है आपके सुंदरी नामक वृक्ष जो है काफी अधिकता में पाए जाते हैं, तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि जो वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे तो इनकी जो मेजबानी है वो इनमें से कौन सा शहर करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो ओलंपिक होते हैं वो आपके 4 साल के गैप पर होते हैं, यानी कि जो आपके अभी 2020 में हुए थे तो उसके बाद में जो है 2024 में होंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो आपके 2028 में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे इनकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ऑप्शंस हैं लॉस एंजल्स, मॉस्को, हेलसिंकी या फिर पेरिस। तो दोस्तों 2028 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उनकी जो मेजबानी है वो आपके अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगी। ठीक है, और ये जो है आपके 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। और जो 2024 के ओलंपिक होंगे ना, उनकी जो मेजबानी है वो आपके पेरिस फ्रांस के द्वारा की जाएगी, और ये जो है आपके 33वें ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो है रीजनिंग को जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है यानी कि वर्गीकरण, उससे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि इनमें से ओड नंबर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले ऑप्शन को लेकर बात करते हैं, जिसमें कि आपको 26 का जो रिलेशन है वो 8 के साथ में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस 2 और 6 को आपस में ऐड कर लेता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर 8 मिल जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन बी, जिसमें कि आपको दिया हुआ है 52 का रिलेशन 7 के साथ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस 5 और 2 को आपस में ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 7 मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे 34 का रिलेशन जो है वो 7 के साथ में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूँ 3 और 4 को, तो यहाँ भी आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन डी, जिसमें कि आपको दिया हुआ 42 का रिलेशन 8 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर मैं इस 4 और 2 को ऐड करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर देखिए 6 ही मिल पा रहा है, जबकि हमें मिलना चाहिए था 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 नहीं आ पा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे विषम हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे लेवल का सवाल था। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन सेंस यानी कि दिशा परीक्षण का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तनुज जो है वो अपने घर से 40 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आमतौर पर 4 मुख्य तौर पे दिशाएं होती है, जिसमें कि आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक तनुज नाम का लड़का है
जो कि अपने घर से 40 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लीजिए कि ये कोई तनुज का घर है, ठीक है, और ये यहाँ से 40 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि नीचे की ओर जाएगा साउथ में, ठीक है। आप ऊपर जो है डायरेक्शंस देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये हो गई आपके 40 मीटर, सॉरी। चलिए, उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब जो है ये बाएं मुड़ेगा, यानी कि साउथ से जो है अब बाएं मुड़ेगा, तो ये वेस्ट की ओर चलेगा, ठीक है। तो वेस्ट की ओर चला और ये 30 मीटर फिर से आ गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वह फिर से जो है बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब जो है ये बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी वापस से ये जो है आपके दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वापस 20 मीटर आ चुका है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि फिर जो है ये दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब फिर से ये जो है दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब वो फिर से दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब एक बार फिर से दाएं मुड़ेगा और 60 मीटर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा कितनी, अब ये 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये नॉर्थ की ओर आ गया है यहाँ पर इस बिंदु पे, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि अब वो जो है अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है। तो अभी देखिए कि इसका जो घर था वो यहाँ पर था, ठीक है, जो सर्कल आप देख पा रहे हैं, और अभी ये जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी है, और साथ ही ये जो है कौन सी डायरेक्शन में है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी ये जो है आपके पश्चिम दिशा में है, ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये टोटल डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 30 मीटर, और ये जो टोटल डायरेक्शन है वो आप देखिए नीचे कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। यानी कि 30 और 20 को आप ऐड कर लीजिए आपस में, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 50 मीटर डायरेक्शन हो गई। और 50 मीटर क्या, तो 50 मीटर वेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 मीटर वेस्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस दोस्तों, आपको जो है डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको दाएं बाएं और साथ ही जो है डायरेक्शंस का ध्यान रखना होता है, और ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पी जो है वो जेड का बेटा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोई जेड है, इसका बेटा कौन है, तो इसका बेटा है यहाँ पर बोल दिया पी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि यू जो है वो के की बेटी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये कोई के है, इसकी बेटी कौन हो गई, तो इसकी बेटी हो गई यू। चलिए, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि क्यू जो है ये सी और यू की माँ है, ठीक है। अब जो है कोई क्यू है, ठीक है ना, जो कि एक सी है और एक जो ये यू है ना, इनकी माँ है, ठीक है ना। इसकी भी माँ हो गई, इसकी भी माँ हो गई। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि के और क्यू जो है ना ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है ना। ये आपस में जो है पति पत्नी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पत्नी। क्यू जो है ये के की पत्नी है, तभी तो जाकर के ये यू और सी की माँ हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि के जो है किसका पिता है, के जो है यू का पिता है और सी का भी पिता है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पी जो है ये के का भाई है, ठीक है। पी जो है ना वो के का भाई है। तो ये लीजिए, ये यहाँ पर पी जो हो गया ये के का भाई हो गया। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि जेड का यू से जो है क्या रिलेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो जेड है ना इसका जो है इस यू के साथ में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पी और के आपस में भाई हैं, ठीक है। और इनके पिताजी कौन हो जाएंगे, तो इनके पिताजी हो जाएंगे जेड, ठीक है ना। तो इनके पिताजी जेड हो गए। तो अब पूछा जा रहा है कि यू का जो है जेड के साथ में क्या रिलेशन है। तो देखिए कि जेड जो है ना इसके दो बेटे हैं पी और के, ठीक है। और के की बेटी है यू, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर ऑप्शंस में से क्या समझ में आया कि जेड जो है ना ये यू के साथ में इस प्रकार से संबंधित है कि या तो ये इसका दादा होगा या फिर दादी होगी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर जेड का जेंडर नहीं पता है, इसीलिए हम यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकते कि ये इसके दादा होंगे या फिर दादी होंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, या तो दादा या फिर दादी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, तो सीरीज जो है ये 32 से 39 की ओर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 7 हुआ है,
ठीक है। उसके बाद देखिए सीरीज जो है ये 39 से 53 की ओर जा रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 14 हुआ है। अब देखिए 53 से 74, 53 से 74 यानी कि यहाँ पे प्लस का 21 हुआ है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखेंगे ना तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, यानी कि 7 का जो टेबल है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो अगली बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 28, ठीक है, क्योंकि 7 चौके 28। तो आपको क्या करना है कि 74 के साथ में जो है आप सिंपली 28 को ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपको मिल जाएगा 102। 102 देखिए आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके एसएससी का भी क्वेश्चन हो जाता है और काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि टॉक को जो है 44 से लिखा जाता हो तो मार्क को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक टॉक वर्ड है, ठीक है, जिसको कि लिखा जा रहा है आपके 44 से। तो देखिएगा टी जो है अल्फाबेट में 20 नंबर पे आता है, ए जो है ये अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, एल जो है ये आपके 12 नंबर पे आता है, और के जो होता है ना ये आपको पता है कि 11 नंबर पे आता है, ठीक है। इनको दोस्तों आप लोग जो है आपस में ऐड कर लीजिए। तो देखिए 12 और 12 24 हो जाएंगे, 24 और 20 कितना हो जाएंगे, 44, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। उसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर मार्क को लिखेंगे। तो देखिएगा मार्क में क्या हो जाएगा, एम होगा 13 नंबर पे, ए आ जाएगा 1 नंबर पे, आर 18 पे, और के फिर से कितने पे, के 11 पे। कुछ मत कीजिए, आपस में ऐड कर लीजिए। तो 13 और 1 14 प्लस 18 और 11, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास में 43। देखिए 43 आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं नाथुल्ला दर्रा, माना दर्रा, बारालाचा दर्रा या फिर देवसा दर्रा। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली याद रखिएगा कि नाथुल्ला दर्रा जो है ये आपके सिक्किम के अंदर स्थित है और ये जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है, ठीक है। इससे जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो स्पेशली जो है इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ये पारद मिश्रण नहीं बनाती, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। देखिए जस्ता जो है ना ये तांबा और मैग्नीशियम, ये तीनों जो है जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम, ये जो है आपके मरकरी यानी कि जो पारा होता है ना इसके साथ में मिल करके उसका यौगिक यानी कि जो अमलगम होता है वो बनाती है, ठीक है। यहाँ पे पारद मिश्रण का मतलब हो गया अमलगम, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। लेकिन जो लोहा होता है ना ये अमलगम नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए आपको सिनोनियम बताना है और वेगाबोंड आपके पास में जो है एक वर्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा सिनोनियम बताना है, तो इससे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि वेगाबोंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों वेगाबोंड मतलब हो जाता है आवारा, ठीक है, क्या हो जाता है, आवारा। अब देखिएगा आपके पास जो ऑप्शंस हैं वंडरर, बेगर, ट्रेम्पर या फिर ट्रेवलर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार वेगाबोंड मतलब होता है आवारा, उसी प्रकार जो है आपके वंडरर मतलब हो जाता है पथिक, ठीक है ना। चलिए, यानी कि एक तरीके से भटकने वाला जो होता है उसको आप ये बोल सकते हैं। अब देखिए बेगर यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि जो भीख मांगने वाले होते हैं, ठीक है, जो भिखारी होते हैं उनके लिए बेगर वर्ड को यूज में लिया जाता है। ट्रेवलर यानी कि क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना। और ट्रेम्पर मतलब क्या होता है, तो ट्रेम्पर मतलब हो जाता है एक तरीके से जो पैदल यात्री होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए बोला जाता है ट्रेम्पर, ठीक है। तो पैदल यात्री यानी कि ट्रेम्पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है वियर्ड, ठीक है। वियर्ड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो अजीब होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं वियर्ड, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में अननेचुरल, सुपर नेचुरल, हेस्टली या फिर घोस्ट। तो यहाँ पे भी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जिस प्रकार वियर्ड मतलब होता है अजीब, उसी प्रकार अननेचुरल मतलब हो जाएगा एक तरीके से अप्राकृतिक, ठीक है। अप्राकृतिक जो होता है ना उसके लिए हम बोलते हैं अननेचुरल।
बाकी देखिए सुपर नेचुरल क्या होता है, तो सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक हो जाएगा, ठीक है। घोस्ट यानी कि आप सभी लोग जानते ही हैं। और हेस्टली मतलब क्या होता है, दोस्तों हेस्टली मतलब होता है एक तरीके से जल्दी से, ठीक है ना। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग जो हिंदी मीनिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास फिलर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ही एंटर्ड डैश द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में जो है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ऑप्शंस में से, और आपको प्रीपोजिशन दिए हुए हैं थ्रू, फ्रॉम, इन या फिर इनटू। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनटू। देखिए ही एंटर्ड इनटू द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है यहाँ पर एरर होगा। तो देखिए सेंटेंस है आपके पास में कि ड्यू टू ए लास्ट मिनट स्नैग द मिशन ऑन ए मून हैड टू बी कैंसल्ड। तो दोस्तों आई होप कि आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है कॉमन सी एक मिस्टेक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मून से पहले जो है यहाँ पर आर्टिकल ए को यूज में लिया गया है, लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपके आर्टिकल द को यूज में लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके प्राकृतिक चीजें हैं जैसे कि सन, मून, अर्थ, प्लेनेट, इनके लिए जो है आपके डिफाइनेट आर्टिकल जो द है ना उसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके पहले ही पार्ट में एरर है, ऑन ए मून, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आई डैश ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो। तो देखिए यहाँ पर जो है टुमारो आया है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए ऑप्शंस जो दिए हुए ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंटेंस में जो है टुमारो आया है यानी कि आने वाला कल, तो इससे साफ हो जाता है कि सेंटेंस जो है ना ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर दोस्तों विल डोनेट आएगा, तो इसीलिए जो है सेंटेंस हो जाएगा कि आई विल डोनेट ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित कण नहीं है, ठीक है, या फिर धनावेशित नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक या फिर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को लेकर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, और इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एक ऋणावेशित मूल कण है, ठीक है। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है ये कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है। और देखिए दोस्तों ये जो है आपके ऋणावेशित मूल कण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोहे के जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है। तो देखिए जब भी लोहे से बनी हुई वस्तु जो होती है ना वो नमी और हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है, तो उसके ऊपर जो है आप लोग देखते होंगे कि भूरे रंग की जो है आयरन ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जिसको कि हम लोग जो है लोहे में जंग लगना बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए दोस्तों आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यापारी जो है वो एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर भी 10% की छूट देने के बाद वो बेच देता है। तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो आपको बताना है क्या होगा। काफी कॉमन सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वो आपके कितना है, 100 है, ठीक है। हमने माना कि जो मार्क प्राइस है वो 100 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि व्यापारी जो है वो एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है, ठीक है। यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो उसने जो है खरीदी कितने में, 80% पर, यानी कि 80 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, तो कॉस्ट प्राइस हो गई यहाँ पर आपके 80 रुपीज, ठीक है। और हमने मार्क प्राइस मानी थी 100 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य पर जो है 10% की छूट देने के बाद वो बेच देता है, ठीक है। यानी कि आप जो है इसको बेसिक से समझ लीजिए कि कोई एक व्यापारी है जो कि 100 रुपए अंकित मूल्य वाली चीज को 80 रुपए में खरीदता है और उसको जो है 90 रुपए में बेच देता है, ठीक है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो सेलिंग प्राइस है 90 रुपए, ठीक है। उसने खरीदी कितने में, 80 में। उसकी जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 100, और सेलिंग प्राइस कितनी थी, 90 रुपए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब आपको ये बताना है
कि जो प्रॉफिट परसेंट है यानी कि लाभ प्रतिशत वो क्या होगा। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि 90 माइनस 80 बट्टा में आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये 10/80 गुणा 100, ठीक है। काफी कॉमन सी कैलकुलेशन है, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 12.5%, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 12 सही 1/2%। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा जो है वो 3 भागों में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये जो दूरियां है ना, ये क्रम से 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यात्रा के पहले भाग में लगा समय हमें ये देखना है कि कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो पहले समय कितना लगा होगा, देखिए कि 18/6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 किलोमीटर की दूरी उसने कितने में तय की, 6 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 18/6 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है टाइम निकालना है ना, तो 18/6 यानी कि 3 घंटे। चलिए, उसके बाद में दूसरे भाग में लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए T1, ये हो जाएगा T2। तो दूसरे भाग में कितना, 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर की आवर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 आवर। चलिए, इसके बाद T3 यानी कि तीसरे भाग में लगा समय, जो कि हो जाएगा आपके 27 किलोमीटर और ये हो जाएगा आपके 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पास में टाइम आ चुका है और कुल दूरी आपको पहले से दी हुई है, तो औसत चाल आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी यानी कि 18 + 20 + 27, ये हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, 3, 4 और 3, ठीक है, इनको आपस में ऐड कर लीजिए। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 65/10, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6.5, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 6.5 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से क्या जो है हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो रेडियम जो है ये आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और पूछा जा रहा है कि जो ब्रॉन्ज है यानी कि कांसा, ये किसकी मिश्र धातु है, ठीक है। तो दोस्तों कांसा जो होता है ना, ये आपकी टिन और तांबा, ठीक है, इनकी मिश्र धातु होती है, जिसमें कि आपके जो तांबा है, ठीक है, ये आपकी कितने परसेंट होता है, तो तांबा जो है ये आपके 88% लगभग पाया जाता है, और जो आपका टिन होता है ना, ठीक है, ये आपका कितना परसेंट होता है, तो ये आपका 12% होता है। और इसका उपयोग जो होता है कांसा का, ये मूर्तियां और सिक्के बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एक अच्छी तरीके से तराशा हुआ जो हीरा होता है ना, वो अगर चमकता है क्योंकि, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी इसका सही आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर से बताइए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।